कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है इसका? फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक फिक्स्ड रहता है। जैसे कि मान लो इतना बड़ा 200 स्क्वायर फीट का जगह है जहां पे हम पढ़ा रहे हैं, अब इसका रेंट फिक्स्ड है। हम एक बच्चा को पढ़ाएं, 2 बच्चों को पढ़ाएं, 20 बच्चों को पढ़ाएं, 30 बच्चों को पढ़ाएं, अप टू अ सर्टेन लेवल तक। अब हम यही बोल के कि 200 स्क्वायर फीट का जगह में 200 बच्चों को तो नहीं बैठा सकते हैं ना, तो अप टू अ सर्टेन लेवल, मान लो इसका कैपेसिटी है 50 बच्चा का, तो अप टू 50 स्टूडेंट्स यहाँ का रेंट फिक्स्ड है। अब अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको बगल वाला रूम भी फिर रेंट में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? तो बहुत लोग बोलते हैं ना फिक्स कॉस्ट मतलब जो हमेशा फिक्स रहेगा, प्रोडक्शन बढ़े या घटे। नहीं बाबू, ये गलत कॉन्सेप्ट है। फिक्स कॉस्ट अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक फिक्स रहेगा। का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवरहेड। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवरहेड। तो इसका आज फर्स्ट क्लास है। आज के क्लास में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप करेंगे। ये चैप्टर से हम लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, थ्योरी भी रहता है और सम्स भी रहता है छोटा सा। तो सम्स वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा आज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले अगर सम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो सम्स हम लोग से बनेगा नहीं। तो सम्स को बनाने के लिए थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ओवरहेड से। ओवरहेड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड? ओवरहेड इज द सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, that is indirect material, indirect labor and indirect other expenses। ओवरहेड जो है ये सम टोटल है इनडायरेक्ट लेबर का, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस का। देखो, इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना है कॉस्ट 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, हम लोग क्लास 11 में कॉस्ट शीट पढ़े हैं। कॉस्ट शीट में क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। यहां पे ओवरहेड में है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओवरहेड। तो व्हाट इज ओवरहेड? ओवरहेड इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज द इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया पॉइंट? ओवरहेड का मतलब समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड का क्या फीचर्स है? पहला, ओवरहेड जो है नॉट इजली आइडेंटिफेबल। तुम ओवरहेड कॉस्ट को इजली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट रहता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को इजली आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई जूता बनाने का फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब देखो, वहां पे वो मजदूर तो दिख रहा है जो जूता बना रहे हैं, लेकिन वो मजदूर नहीं देख रहा है जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बनाने में, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, वॉचमैन है, तो ये लोग भी तो काम कर रहे हैं, ये लोग भी तो लेबर है, बट ये लोग इनडायरेक्ट लेबर है। तो ये लोग का कॉस्ट इजली आइडेंटिफाई नहीं होता है। दूसरा, नॉट डायरेक्टली चार्ज। ये लोग जाहिर सा बात है ओवरहेड क्या इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं होता है, शेयर इन द टोटल कॉस्ट। बट ये जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ये टोटल कॉस्ट का पार्ट रहता है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, दोनों को आप ऐड करिए तो क्या आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड जो है ये भी पार्ट है किसका? टोटल कॉस्ट का। ये सब हो गया उसका फीचर्स। अब देखो ओवरहेड को, अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आता है, देखना जो डायग्राम बनवाए है तुम लोगों को, डायग्राम नहीं बनवाए है, बोले तो बना लेने के लिए, स्पेस नहीं छोड़े। अच्छा ठीक है, देखो ओवरहेड को अलग अलग बेसिस में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, ओवरहेड को हम लोग अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है, अगर हम लोग ओवरहेड को क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग कर रहे हैं क्या अभी? क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है ना?
तो ओवरहेड को हम लोग कितना टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा बेसिस पे तुम क्लासिफाई कर रहे हो। तो पहला आता है एलिमेंट वाइज, पहला है एलिमेंट वाइज। अगर ओवरहेड को आप एलिमेंट वाइज क्लासिफाई करते हैं तो ओवरहेड 3 पार्ट में क्लासिफाई हो जाएगा। कौन सा 3 पार्ट है? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। समझ में आया? तो पहला क्लासिफिकेशन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट वाइज क्लासिफाई होगा 3 पार्ट में, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। चलो अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा का मतलब होता है वो लेबर का खर्च जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं लेता है। जैसे कि जूता का कारखाना है और उसमें हम क्लीनर को रखे, वॉचमैन को रखे, तो वॉचमैन का जो लेबर का खर्च है ये कौन सा खर्च हो गया? इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्च का मतलब होता है वो मटेरियल का खर्च जिसको प्रोडक्ट को डायरेक्टली बनाने में यूज नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉपीज, ठीक है। अब कॉपी को बनाने के लिए पेपर चाहिए, तो पेपर तो डायरेक्ट मटेरियल है। अब इसको एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर कर दे कि हम प्लास्टिक में भेज रहे, तो प्लास्टिक भी तो मेरा मटेरियल हो गया, लेकिन कौन सा मटेरियल हो गया ये? इनडायरेक्ट। क्या बिना प्लास्टिक का कॉपी बनेगा? नहीं, यस बनेगा। प्लास्टिक से तो कॉपी का कोई लेना देना है ही नहीं। समझ में आया बात? और थर्ड है इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, मतलब वो एक्सपेंसेस जिससे प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, तो क्या एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं? हाँ, प्रोडक्ट का बनने और एडवर्टीजमेंट करने से क्या लेना देना है? एडवर्टीजमेंट तो सेल्स का खर्चा है, सेल्स के लिए कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन में उसका कोई रोल। तो एलिमेंट वाइज क्लासिफाई होगा इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन वाइज। नेक्स्ट है फंक्शन वाइज। नेक्स्ट क्या है? फंक्शन वाइज अगर हम ओवरहेड को क्लासिफाई करेंगे तो 3 पार्ट में क्लासिफाई होगा। एक प्रोडक्शन, और फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फंक्शन वाइज ओवरहेड कितना टाइप में क्लासिफाई होगा? 3। क्या क्या है? प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री का खर्चा। जितना भी फैक्ट्री का खर्चा है वो किस में आता है? फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का कोई मशीन का रिपेयरिंग चार्जेस, फैक्ट्री इक्विपमेंट का
डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का जितना खर्च है कहाँ आएगा, प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसमें कौन कौन सा खर्च आएगा, ऑफिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कहाँ आएगा, जैसे कि ऑफिस रेंट, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन, ऑफिस फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन, मैनेजर का सैलरी, ये सब किसका खर्च कहाँ आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। नेक्स्ट आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल करने के लिए जो खर्च करते हैं वो कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। अब सेल करने के लिए क्या खर्च करते हैं सर, सेल्समैन को सैलरी देते हैं, शोरूम का रेंट दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये सब किस में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। समझ में आया बात, क्लियर हुआ। तो फंक्शन वाइज 3 और सब में क्या क्या आ रहा है इसका नाम भी आपको याद रखना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंट्रोलेबल वाइज, कंट्रोलेबिलिटी वाइज, थर्ड। कंट्रोलेबिलिटी वाइज देखो अब कंट्रोलेबिलिटी वाइज कॉस्ट 2 पार्ट का होगा, ओवरहेड 2 टाइप होगा, एक है कंट्रोलेबल और दूसरा है अनकंट्रोलेबल, ठीक है ना। कंट्रोलेबल स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो कंट्रोलेबिलिटी वाइज कितना है, 2 पार्ट, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कंट्रोलेबल का मतलब क्या बोलो तो जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, और अनकंट्रोलेबल मतलब जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया। तो कंट्रोलेबिलिटी वाइज कॉस्ट क्लासिफाई होगा 2 पार्ट में, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, अनकंट्रोलेबल का मतलब वो कॉस्ट जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर वाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर वाइज, देखो बिहेवियर वाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, सम्स भी इसी के ऊपर रहते हैं। बिहेवियर वाइज कॉस्ट 3 तरह का है। नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट, नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट, नंबर 3 सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। समझ में आ रहा है बात, क्या मतलब। देखो बिहेवियर वाइज कॉस्ट 3 तरह का रहता है। एक है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो फिक्स्ड रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन अप टू अ सर्टेन लेवल। ध्यान से समझो मेरा बात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एग्जाम में इसी पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है इसका, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक फिक्स्ड रहता है।
जैसे कि मान लो इतना बड़ा 200 स्क्वायर फीट का जगह है जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। अब इसका रेंट फिक्स्ड है, हम एक बच्चा को पढ़ाएं, 2 बच्चा को पढ़ाएं, 20 बच्चा को पढ़ाएं, 30 बच्चा को पढ़ाएं, अप टू अ सर्टेन लेवल तक। अब हम यही बोल के कि 200 स्क्वायर फीट का जगह में हम 200 बच्चा को तो नहीं बैठा सकते हैं ना, तो अप टू अ सर्टेन लेवल, मान लो इसका कैपेसिटी है 50 बच्चा का, तो अप टू 50 बच्चा, 50 स्टूडेंट्स, यहाँ का रेंट फिक्स्ड है। अब अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको बगल वाला रूम भी फिर रेंट में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो बहुत कोई बोलते हैं ना फिक्स कॉस्ट मतलब जो हमेशा फिक्स रहेगा, प्रोडक्शन बढ़े या घटे, नहीं बाबू, ये गलत कॉन्सेप्ट है। फिक्स कॉस्ट अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक फिक्स्ड रहेगा। समझ में आ रहा है बात? वेरिएबल कॉस्ट मीन्स वो कॉस्ट विच इंक्रीजेज व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज व्हेन द प्रोडक्शन डिक्रीजेज। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट घटेगा, प्रोडक्शन जीरो तो कॉस्ट जीरो। समझ में आया बात? बट फिक्स्ड कॉस्ट अगर प्रोडक्शन जीरो भी है तो कॉस्ट जीरो। अगर हम तुम लोग को 1 महीना नहीं भी पढ़ाए तो भाड़ा तो हमको देना ही पड़ेगा यहाँ का। बट अगर हम 1 महीना नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमको जेरोक्स का कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं है तो किसी को नोट्स नहीं दे रहे। तो रेंट जो है ये फिक्स कॉस्ट हो गया, बट जो जेरोक्स का पैसा है नोट्स का वो वेरिएबल कॉस्ट। स्टूडेंट बढ़ा, जेरोक्स का पैसा बढ़ गया, स्टूडेंट घटा, जेरोक्स का पैसा घट गया, नहीं पढ़ा रहे हैं तो जेरोक्स का पैसा जीरो हो गया। सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसका ये मतलब इसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आधा फिक्स्ड है और आधा मतलब कुछ लेवल तक फिक्स्ड है, उसके बाद इंक्रीज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा, कम यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक बिल, लेकिन अगर नहीं यूज़ करेंगे तो भी इलेक्ट्रिक बिल कुछ ना कुछ आएगा। अगर हम 1 महीने तक पूरा बंद करके रखें तो मेरा इलेक्ट्रिक का बिल जीरो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बात? अगर हम 1 महीना तक पूरा रूम बंद भी करके रखेंगे लाइट, फिर भी इलेक्ट्रिक का कुछ चार्जेस आएगा, 20 रुपया 30 रुपया, MCB चार्जेस, फिक्स चार्जेस वो आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो चार्ज है वो है सेमी वेरिएबल चार्ज। मतलब प्रोडक्शन बढ़ा तो बढ़ा, प्रोडक्शन घटा तो घटा, बट अगर प्रोडक्शन बंद है तो नील नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो बस ये चार्ट को तो याद रखना पड़ेगा। तो अब समझना है टोटल फिक्स कॉस्ट और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। देखो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगा, वो सेम रहता है, बट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वो घटते जाता है। अब क्या मतलब है इसका? अब मेरा बात को एकदम ध्यान से समझो। ये जगह है, रूम जहां पे हम पढ़ा रहे हैं, इसका रेंट है 5000 रुपीज। ठीक है, ये जगह का रेंट कितना है? ये 5000 क्या हो गया? टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट 5000 रुपीज। हम 10 बच्चों को टोटल पढ़ा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है मेरे पास? 10। तो अगर हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाले, एक बच्चा के ऊपर कितना रेंट बैठेगा? 5000 डिवाइडेड बाय 10, 500 रुपया। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना है? 500 रुपीज है। अब मान लो मेरा बच्चा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गया, 10 से हो गया 15। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? 15। पहले कितना था? तो अब 1500 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ रहा है? चेक करो कितना आ रहा है? 5000 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ रहा है? 333। तो देखो रेंट अभी भी उतना है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट घट गया। अब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और बढ़ जाता है, 20 हो गया, तो अब पर यूनिट कितना हो जाएगा? 250। तो यहां पे नोटिस कर रहे हो एक चीज, रेंट फिक्स्ड है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम है, बट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहा है, वो कम होते जा रहा है।
क्लियर हुआ? तो टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और इज स्टॉप्ड, but per unit fixed cost decreases as the production increases and increases when the production decreases. तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे फिक्स कॉस्ट का, तो देखो ये ग्राफ है मेरा, यहाँ पे है प्राइस, यहाँ पे है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो भी हो, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ फिक्स्ड, क्वांटिटी जो भी हो, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, मतलब तुम 1 यूनिट बनाओ, 2 यूनिट बनाओ, 3 यूनिट बनाओ, 4 यूनिट बनाओ, 5 यूनिट बनाओ, 6 यूनिट बनाओ, 7 यूनिट बनाओ, टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व क्या है? एकदम सेम, दाम वही रहेगा। बट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होता है ना, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का कैसे रहेगा? देखो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऐसे रहेगा, देख रहे हो? ये है मेरा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, समझ में आ रहा है? मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट घट रहा है, लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे कभी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि देखो हम जितना भी स्टूडेंट को पढ़ा ले, रेंट पर यूनिट के ऊपर कुछ ना कुछ तो बैठेगा, 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, कभी जीरो हो सकता है? नहीं। तो देखो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व ऐसे, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कर्व डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ? समझ में आया? एग्जाम में ये सब आएगा, कर्व देख के समझना पड़ेगा कौन सा कर्व है, टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व है या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का कर्व है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में। देखो वेरिएबल कॉस्ट का हम क्या बताए थे? वेरिएबल कॉस्ट का हम बताए थे कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट, और प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहता है। क्या मतलब है? मान लो हम तुम लोग को डेली एक एक शीट देते हैं जेरॉक्स करके, अब उसका कॉस्ट कितना है? 1 रुपया। अब मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 10, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना निकलेगा, लगेगा? 1 रुपया करके है, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 15, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब 15। मेरा पास स्टूडेंट हो गया 25, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 25। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी, और अगर मान लो स्टूडेंट घट के हो गया 5, तो वेरिएबल कॉस्ट 5। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन घटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1 रुपया ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम कर्व बनाएं तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जीरो है तो मेरे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? जीरो। जीरो से स्टार्ट होता है और प्रोपोर्शनली ऊपर जाता है ऐसे एकदम, मतलब जितना क्वांटिटी बढ़ रहा है उतना प्राइस बढ़ रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में। ये है मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है? फिक्स्ड, ऐसे रहेगा एकदम स्ट्रेट। ये क्या है मेरा? ये मेरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो ऐसे स्ट्रेट आ रहा है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो ये है मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, और ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो वहां पे क्या था? टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसे था, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट नीचे आ रहा था। यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पैरेलल है।
ठीक है, अब आते हैं सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? पार्टली फिक्स्ड है और वो पार्टली वेरिएबल है। मतलब यहां पे प्राइस, यहां पे क्वांटिटी। सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं रहेगा, तो वो जीरो से तो स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, और वो दिखने में सीढ़ी की तरह रहेगा ऐसा। ये है मेरा सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन जीरो भी है तो ये जीरो नहीं है, कुछ कॉस्ट। देखो, जब तुम्हारा प्रोडक्शन जीरो है फिर भी तुमको इतना कॉस्ट तो इनकर करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? ये वाला कॉस्ट तुमको इनकर करना पड़ रहा है इतना, और जैसे ही तुम प्रोडक्शन बढ़ा रही हो तुम्हारा कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो ये है मेरा सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हुआ पॉइंट? डायग्राम में एग्जाम में आ जाता है, बहुत सारा टाइम एग्जाम में आया है डायग्राम। चलो अब हम लोग आते हैं आज का लास्ट पॉइंट में, जो कि है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट देखो, इधर देखो, कॉस्ट शीट 11 का थोड़ा याद रखना होगा। मटेरियल्स, लेबर्स, एक्सपेंसेस, 3 है, ठीक है। अगर डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को अगर तुम प्लस करते हो तो तुम्हारे पास आ जाता है प्राइम कॉस्ट। तो व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आते हैं ओवरहेड में। इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब तुम ये तीनों को प्लस करोगे, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट मटेरियल को, तुमको आ जाएगा ओवरहेड। समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? तो व्हाट इज ओवरहेड? ओवरहेड इज द सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस यहीं पे आज हम लोग का चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे रिलेटेड सम्स करेंगे। बट एक बार हम फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं, जिसको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, डायग्राम याद नहीं रहेगा उसका, तो उससे सम्स नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है।